नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य पथ में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए फिर पीजीटी के 2000 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं, जो कि इसकी एक वीडियो और भी बनाई गई है, जो कि हिंदी साहित्य पथ चैनल पे जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट बनाई गई है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करके। तो उसमें सारी जितनी पीवाईक्यू पीजीटी के कराए जा रहे हैं वो उसमें ऐड करते जा रहे हैं। अगर वो वीडियो 2000 का भी है और इससे पहले 2002 का एक और वीडियो है, अगर उसको नहीं देखा है आपने तो वो देख लें, उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। चलिए चलते हैं अपनी कक्षा की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से काव्य संकलन किसके कवि अरुण कमल हैं। आपको बताना है, 4 काव्य संकलन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से चारों संकलनों में से कौन सा अरुण कमल जी का है। पहला ऑप्शन है चांद का मुख टेढ़ा, दूसरा है मगध, तीसरा है सागर मुद्रा, चौथा है अपनी केवल धार। चारों विकल्पों में सही का उत्तर का चुनाव करें कि अरुण कमल जी की कौन सी रचना है या कौन सा काव्य संकलन अरुण कमल जी का है। सही उत्तर का जवाब दें चारों विकल्पों में से। तो इसका सही उत्तर क्या है? अपनी केवल धार। ये किसकी है? अरुण कमल जी की है। चांद का मुख टेढ़ा किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका मुक्तिबोध उपनाम है, ठीक है, मुक्तिबोध इन्हीं का है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस इन्हीं की है रचना। मगध, मगध किसकी है? मगध है श्रीकांत वर्मा की। किसकी है? श्रीकांत वर्मा की है, ठीक है, आप ध्यान में रखें किसकी है? श्रीकांत वर्मा। सागर मुद्रा किसकी है? अज्ञेय जी की है। अज्ञेय जी की है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक कौन है? वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, अरुण प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। चारों विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें कि वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी के लेखक कौन है। आप सही उत्तर का जवाब बताएं कि किसकी कहानी है ये। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये अरुण प्रकाश जी का है। किसका है? अरुण प्रकाश जी का है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है। खेत रहने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना या शत्रु से मुकाबला होना। आपको सही उत्तर का जवाब देना है। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? चार विकल्पों में सही उत्तर बताएं, कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? वीर गति को प्राप्त हो जाना। क्या होता है? वीर गति। खेत रहना मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं है? 4 अर्थ बताया गया है, कौन सा है असंभव होने का अर्थ नहीं? ऐसा कौन सा मुहावरा है जो असंभव होना का अर्थ नहीं प्रकट करता है? आपको सही उत्तर बताना है। पहला ऑप्शन है खरगोश के सिंग निकलना, दूसरा है पानी से घी निकालना, तीसरा है बालू से तेल निकालना और चौथा है चांद पर थूकना। 4 विकल्पों में सही उत्तर बताएं कि मुहावरा असंभव होना कौन सा अर्थ नहीं प्रकट करता है। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है चारों विकल्पों में। तो कौन सा सही उत्तर है? चांद पर थूकना। ये नहीं निकलता है और सारे असंभव कार्य को प्रकट करते हैं। खोज के सिंग में निकलना ये भी असंभव कार्य बताता है, पानी से घी निकालना ये भी, और बालू से तेल निकालना। चांद पर थूकने का क्या अर्थ होगा इसका? किसी अच्छे आदमी, इसका अर्थ क्या होगा? किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगना, ठीक है, किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगना। चांद थूकने का मतलब किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगना, ठीक है, यहाँ लिख देते, वहाँ नहीं। किसी
अच्छे आदमी पर कलंक लगना। ठीक है, कलंक लगना। ठीक है, इसका अर्थ ये होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तद्भव है ये भाषा। अमीर शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द है, देशज शब्द है, तत्सम शब्द है। आपको सही उत्तर बताना है कि अमीर शब्द कैसा शब्द है। तद्भव से निकला हुआ है, विदेशी शब्द है, देशज शब्द है, तत्सम शब्द है। चारों विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें कि अमीर शब्द कैसा शब्द है। तो कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है। कैसा है? विदेशी शब्द है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सद्यः स्नाता। सद्यः स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? पहला ऑप्शन, जो सदा स्नान करती हो। दूसरा, जो सदा स्नान होगा, ये स्नान बनी रहती हो। और तीसरा है, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, या इनमें से कोई नहीं। आपको सही उत्तर बताना है। सद्यः स्नाता शब्द का वाक्यांश क्या लागू होता है, इसका अर्थ क्या होता है सद्यः स्नाता का? आप चारों विकल्पों में सही उत्तर बताएं क्या होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? जिसने अभी अभी स्नान किया हो वही सद्यः स्नाता कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ठीक है, जो शुद्ध नहीं लिखा है, सूची यानी, सूक्ष्म यानी। आपको चारों विकल्पों में सही उत्तर बताना है कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो इसका सही उत्तर क्या है? यानी ये शुद्ध नहीं, यानी ऐसा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपको सही उत्तर बताना है। 1936, 1951, 1942 और 1943। चारों विकल्पों में आप सही उत्तर बताएं कि तार सप्तक का समय क्या है। और तार सप्तक की स्थापना किसने की है? अज्ञेय ने। किसने की है? अज्ञेय ने। ठीक है, अज्ञेय का नाम अभी पूरा बताया हमने ऊपर। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। ठीक है, सप्तक का मतलब 7 कवि थे। कितने तार सप्तक थे? 4 तार सप्तक की स्थापना किसने की? अज्ञेय जी ने की है। ठीक है, अज्ञेय जी ने की है। और कितने हैं? 4 हैं। तो पहला है तार सप्तक। ठीक है, पहला तार सप्तक है। दूसरा है दूसरा सप्तक, दूसरा शब्द। तो दूसरे सप्तक का 4 सप्तक हैं। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 है। और तीसरे का क्या है? 1959 है। चौथे का क्या है? 1979 है। ठीक है, तो चारों का प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखें। पहले का है तार सप्तक का 1943, दूसरे का 1951, तीसरे का 1959 और चौथे का 1979। तो इसमें अज्ञेय जी ने स्थापना की तो 7 कवियों का एक ग्रुप बना रहता है, उसको सप्तक बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि हरी घास पर क्षण भर के रचयिता कौन है। आपको सही उत्तर बताना है। निराला जी की है, दिनकर की है, अज्ञेय की है, इनमें से कोई नहीं। आपको सही उत्तर बताना है। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन किसका है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ये अज्ञेय जी की रचना है। ठीक है, अज्ञेय जी की। निराला के कौन? राम की शक्ति पूजा है। राम की शक्ति पूजा। ठीक है, इनकी एक रचना बहुत ही विख्यात है, सरोज स्मृति। ठीक है, तुलसीदास। ठीक है, ये सब सारे हैं। नामिका, परिमल, जो है कि कली। दिनकर की है, दिनकर की भी है। दिनकर की रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, हुंकार। ठीक है, ये सारे दिनकर की रचना है। दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा।
आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, रमेश चंद्र शाह, दिनकर। आपको सही उत्तर बताना है आवारा मसीहा के लेखक कौन है। तो कौन है इसका सही उत्तर क्या है? आप तो विष्णु प्रभाकर है, विष्णु प्रभाकर। यह आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवनी पर लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। शरद चंद्र के जीवन पर यह लिखा गया है, जीवनी है आवारा मसीहा। कब की है? 1974 की है। कब की है? 1974 ईस्वी की। आप ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है रचना। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? आपको सही उत्तर बताना है कौन सी लंबी कविता मुक्तिबोध की है। पहला ऑप्शन है पेशोल का प्रतिनिधि, दूसरा है राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में आशाद्य बेड़ा। आपको सही उत्तर चारों विकल्पों में बताना है कि मुक्तिबोध की कौन सी रचना लंबी कविता है, आपको बताना है। तो चारों विकल्पों में सही का उत्तर का चुनाव करें। तो कौन सी है? अंधेरे में इनकी है। ठीक है, राम की शक्ति पूजा भी देख के आए, निराला जी की है। आशाद्य बेड़ा अज्ञे जी की है। कब की? किसकी है? अज्ञे जी की है। और पेशोल का प्रतिनिधि ये प्रसाद जी की रचना है, प्रसाद की है। ठीक है, प्रसाद जी की है। प्रसाद जी की रचना जो लहर है इनका संग्रह, उसके 4 भाग हैं, 4 आख्यान कविताओं में हैं। तो एक आख्यान ये पेशोल की प्रतिध्वनि है और दूसरी इनकी है जो है क्या बोलते हैं, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण है। ठीक है, 4 आख्यान में है। ठीक है, और दूसरा है, तीसरा है, पहला तो ये हो गया पेशोल, दूसरा ये शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, तीसरा है इनका प्रलय की छाया। ठीक है, क्या है? प्रलय की छाया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और चौथा है इनका अशोक की चिंता। ठीक है, 4 लहर जो इनकी लहर संग्रह है उसमें 4 आख्यान हैं, उसी में से ये है अशोक की चिंता। ठीक है, पेशोल का प्रतिनिधि, बहुत महत्वपूर्ण ये रचना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? आपको बताना है मंगलसूत्र, इरावती, तितली, कंकाल। आपको सही उत्तर बताना है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सा अधूरा उपन्यास है। आपको सही उत्तर बताना है जयशंकर प्रसाद का कौन सा अधूरा उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इरावती है। क्या है? इरावती है। मंगलसूत्र किसकी है? प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। आप ध्यान में रखें, प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। ठीक है, और इनके ये तीनों उपन्यास हैं। ठीक है, इरावती, तितली, कंकाल। इरावती अधूरा उपन्यास है प्रसाद जी का। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बामन दास इनमें से किस उपन्यास के पात्र हैं? गोदान, मैला आंचल, परती परिकथा और बलचनमा। ये आपको बताना है कि वामन दास किस उपन्यास के पात्र हैं। चारों विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें कि वामन दास किस उपन्यास के पात्र हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? मैला आंचल से है। कौन है? मैला आंचल से है वामन दास। इसी में है लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी दाशिन है। ठीक है, ये नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है रचना। प्रशांत हैं, डॉक्टर प्रशांत। ठीक है, कमली, विश्वनाथ, बहुत सारे पात्र हैं। बहुत ही अच्छा नाटक है। और ये किसकी रचना है? मैलांचल, रेणु की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की है। ये भी है, परिधि पर कथा भी है। गोदान किसका है? प्रेमचंद्र का है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब का है? 1936 का है। और बलचनमा ये किसका है? नागार्जुन का है। किसका है? नागार्जुन का है। आप ध्यान में रखें, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आज पता नहीं क्या हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने, तीसरी कसम फिल्म के लेखक की कहानी बनाई गई। किसकी रचना है तीसरी कसम? तो
चंद्र सलमा गुलेरी, जैनेन्द्र प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु। तो तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तीसरी कसम पर। तो तीसरी कसम के रचनाकार कौन है? आप चारों विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है तीसरी कसम उर्फ मारे हुए गुलफाम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम बताएं। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम बताएं। ठीक है, प्रेमचंद्र, राजेंद्र यादव, जयशंकर प्रसाद, मार्कंडेय। आपको चारों विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करना है कि हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम बताएं। तो कौन है? राजेंद्र यादव है। कौन है? राजेंद्र यादव इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं रही शीर्षक से निबंध के लेखक हैं। तो किसकी रचना है? वसंत आ गया पर उत्कंठा नहीं गई। गई है, यहाँ पे गई होगा। ठीक है, गई। तो विद्या निवास मिश्र की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, बाल मुकुंद गुप्ता। आप चारों विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें कि बसंत आ गया पर उत्कंठा नहीं गई किसकी रचना है या किसका निबंध है? आप लोग सही उत्तर बताएं। तो किसका है ये? विद्या निवास मिश्र का है। किसका है? विद्या। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कल्पलता, अशोक के फूल। ठीक है, और कल्पलता में ही नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनका निबंध है, बहुत ही अच्छा है। कुबेर नाथ राय जी का प्रिय नीलकंठी है, प्रिया नीलकंठी भी है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। रस आकेटक भी है। बाल मुकुंद गुप्त का है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा ललित निबंधकार नहीं है? आपको बताना 4 ऑप्शन है कौन सा ललित निबंधकार नहीं। विद्या निवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, रामचंद्र शुक्ल। आपको सही उत्तर बताना है कौन सा आलोचक ललित निबंधकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, इसका उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, दूसरी परंपरा खोज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, देवी शंकर अवस्थी। आपको सही उत्तर बताना है दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है। चारों विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें कि दूसरी परंपरा खोज के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर कौन है? नामवर सिंह। किसकी है? नामवर सिंह की। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये बहुत बार पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ रामविलास शर्मा का है? आपको बताना है, 4 रचनाएं दी गई हैं, आपको बताना इनमें से कौन सा रामविलास शर्मा का है। पहला है निराला आत्महंता आस्था, मध्यकालीन का स्वरूप, हिंदी साहित्य की भूमिका, और चौथा है भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद। चारों विकल्पों में सही उत्तर बताएं कि रामविलास शर्मा की कौन सी रचना है। फिर से दोहरा देते हैं ऑप्शन। तो निराला आत्महंता आस्था ये है, या मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये है, या हिंदी साहित्य की भूमिका ये रचना रामविलास शर्मा की है, या भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद ये है रामविलास शर्मा की। आपको चारों विकल्पों में सही उत्तर चुनाव करना है, तो सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद ये रामविलास शर्मा की है। और हिंदी साहित्य की भूमिका और मध्य बोध का स्वरूप ये किसकी? हजारी प्रसाद HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और ये किसकी है? दूधनाथ सिंह की है। किसकी है? दूधनाथ सिंह की है। ठीक है, हम ध्यान में रखें, दूधनाथ सिंह की है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री, कवयित्री, कवियत्री या कवियात्री। चारों विकल्पों में सही उत्तर बताएं। कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? कवयित्री होगा। क्या होगा? कवयित्री होगा। ठीक है, आप ध्यान से देख लें, कवि का हिंदी में क्या बोलते हैं? कवयित्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है?
आपको 4 वाक्य बता दिए जाएंगे, उसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। सीता ने यह कहा था, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। आपको चारों विकल्पों में सही उत्तर बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सीता ने यह कहा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, नहर, व्यय और लहर। चारों विकल्पों में सही उत्तर बताएं कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो इसका सही उत्तर क्या है? व्यय। व्यय पुल्लिंग शब्द है और सारे स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, आय आई, नहर आई, लहरा रही है, तो शब्दों में जब ये यूज़ किए जाते सेंटेंस में तो ये स्त्रीलिंग आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, सरोज, पंकज, जलद, जलजात। चारों विकल्पों में सही उत्तर का चुनाव करें कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर बताएं। तो इसका सही उत्तर क्या है? जलद। जलद क्या है? ये कमल की पर्यायवाची नहीं। किसकी पर्यायवाची? बादल की। किसकी है? बादल की पर्यायवाची है कमल। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तिमिर का शुद्ध विलोम होगा? दिवा, अंत, दिशा, आलोक। शुद्ध शब्द बताइए, तिमिर का शुद्ध विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? आलोक होगा, क्योंकि दिवा दीपक होता है या दिन होता है, अंध होता अंधेरा, या निशा मतलब रात्रि होता है। तो सही उत्तर क्या होता है? फोर्थ ऑप्शन आलोक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपरियुक्त या उपरोक्त। चारों विकल्पों में सही उत्तर बताएं कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसका शुद्ध शब्द क्या है? उपर्युक्त होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन। चलिए, ये अंतिम प्रश्न था इस प्रश्नोत्तरी वीडियो का। तो आशा करते हैं आप लोग को मेरी प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो प्रतिदिन आने वाली वीडियो हैं वो आपको मिल सके। और इस वीडियो सारे जितने PYQ हो रहे हैं PCT के, उसकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जा रही है, उससे आप देख सकते हैं। और दूसरा, टेलीग्राम का भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उससे आप जुड़ लें, ताकि वहां डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट या वीडियो का नोटिफिकेशन वहां से मिल सकता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली कक्षा में।